अगले दिन दोपहर में जब सब खाने की टेबल पर बैठे खाना शुरू कर ही रहे थे, तभी दरवान अंदर आया। दरवान, मालिक, दो लड़के आए हैं और छोटे मालिक से मिलना चाहते हैं। मनीष जी कुछ बोलते उससे पहले ही कार्तिक जल्दी से उठकर बाहर की तरफ भागा। सब हैरानी से उसे देख रहे थे। मनीष जी दरवान से, तुम गेट पर जाओ। दरवान, जी मालिक। वो बाहर जाता है। तभी कार्तिक दो लड़कों के साथ, जिनकी उम्र 20 से 24 के बीच होगी, उनके साथ आता है। कार्तिक, पापा ये मेरे दोस्त हैं, सुमित और राघव। फिर कार्तिक सुमित और राघव से बोला, और ये मेरी फैमिली है, सुलेखा जी की तरफ दिखाते हुए। ये मेरी माँ है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। मनीष जी और दिवाकर जी की तरफ दिखाते हुए, ये मेरे पापा हैं और ये मेरे ताऊ जी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। फिर अम्मा बाबा और पल्लवी की तरफ दिखाते हुए, ये मेरे बाबा और ये मेरी अम्मा और ये मेरी छोटी सबसे शरारती बहन पल्लवी। नमस्ते बाबा। नमस्ते अम्मा। हाय पल्लवी। पल्लवी, हेलो। मैं सबसे छोटी जरूर हूँ, पर शरारती बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ भैया हैं। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। सुलेखा जी, अरे आप दोनों वहाँ क्यों खड़े हैं? आइए लंच कीजिए हमारे साथ। सफ़र से आए हैं तो भूख भी लग गई होगी। राघव, हाँ आंटी जी, भूख तो बहुत तेज लग रही है। अच्छा वॉशरूम किधर है? पहले हाथ मुंह धो लें, फिर खाना खाएंगे। कार्तिक, मैं ले चलता हूँ तुम दोनों को। दोनों को लेकर कार्तिक गेस्ट रूम में जाता है। कार्तिक, तुम दोनों जल्दी से हाथ मुंह धोकर टेबल पर चलो खाना खाने, उसके बाद आकर बात करते हैं, ओके? राघव सतीश एक साथ बोले, ओके। फिर पहले सतीश फिर राघव बारी बारी से जाकर वॉशरूम में हाथ मुंह धोते हैं और फिर तीनों एक साथ खाने की टेबल पर आते हैं। वहां देखते हैं कि अभी किसी ने खाना शुरू भी नहीं किया था। राघव, अरे अंकल आंटी जी, आप लोगों ने शुरू क्यों नहीं किया अभी तक? दिवाकर जी, बेटा आप दोनों हमारे मेहमान हैं और मेहमानों के खाने से पहले हम कैसे खा सकते हैं? राघव बस स्माइल करता है। फिर तीनों बैठते हैं। सुलेखा जी उनके लिए खाना लगाती हैं। खाने के दौरान ही कार्तिक उन्हें बताता है कि वो यहाँ घूमने आए हैं, गांव के बारे में जानकारियाँ जुटाने। तो कुछ दिन यहीं रहेंगे। जब मुझे पता चला तो मैंने यहीं बुला लाया। मनीष जी, अच्छी बात है बेटा, इसे अपना ही घर समझिए। आप जब तक चाहें तब तक रुक सकते हैं यहाँ। राघव मुस्कुराते हुए, जी अंकल धन्यवाद। फिर खाना खाकर सब अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं। मनीष जी और दिवाकर जी ऑफिस चले जाते हैं और सुलेखा जी किचन में अम्मा अचार पापड़ सुखाने। कार्तिक बाबा से कहता है, बाबा आप अपने कमरे में चलिए, हम वहीं आते हैं। नारायण दास जी, ठीक है बेटा। फिर बाबा अपने कमरे में चले जाते हैं। पल्लवी भी उनके साथ चली जाती है। कार्तिक राघव और सतीश को लेकर गेस्ट रूम में जाता है। कार्तिक, तुम दोनों कपड़े चेंज कर लो, फिर हम बाबा के कमरे में चलकर आगे की प्लानिंग बनाएंगे, ओके? राघव, ओके। फिर वो दोनों जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं और तीनों बाबा के कमरे में जाते हैं। कमरे में पहुंचकर कार्तिक बाहर चारों तरफ देखकर जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। पल्लवी सारी खिड़कियां बंद कर देती है। फिर सब वहीं बिस्तर पर बैठ जाते हैं। कार्तिक, बाबा इनसे मिलिए, ये हैं सीआईडी ऑफिसर राघव और सतीश। दोनों यहीं रहकर सबूत इकट्ठा करेंगे और फिर जोरावर सिंह को पकड़कर फांसी के फंदे तक पहुंचाएंगे। पल्लवी खुशी से चहकते हुए, वाओ, आप दोनों सीआईडी ऑफिसर हो। मुझे सीआईडी ऑफिसर बहुत पसंद है। मैं सीआईडी का एक भी एपिसोड देखना नहीं छोड़ती। आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। और इतना बोलकर पल्लवी झट से अपना हाथ मिलाने के लिए आगे करती है। राघव और सतीश मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाते हैं। कार्तिक, छुटकी, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि ये दोनों कौन हैं, ओके? तू सबके सामने इनसे ऐसा कुछ मत बोलना। पल्लवी, समझ गई भैया। बाबा, तुम दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई बेटा। बस उस जोरावर सिंह को मत छोड़ना, बहुत पाप किए हैं उसने। सतीश, चिंता मत कीजिए बाबा, अब हम आ गए हैं, हर हाल में उसे पकड़कर ही रहेंगे। बाबा, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। राघव, धन्यवाद किस बात का, हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं। और कार्तिक सिर्फ हमारा दोस्त नहीं बल्कि भाई है। इसकी परेशानी मतलब हमारी परेशानी। अब आप लोग बेफिक्र हो जाइए, अब ज़्यादा नहीं चलेगा ये खेल। बहुत जल्द वो जोरावर सिंह फांसी के फंदे पर लटका मिलेगा। अगले दिन राघव, सतीश और कार्तिक घूमने के बहाने गांव में जाते हैं। उनकी शर्ट के बटन में
खुफिया कैमरे और माइक लगे होते हैं जिससे वो रिकॉर्ड कर सकें सबूतों को, और पॉकेट वीडियो रिकॉर्डर भी होता है उनके साथ। तीनों गांव में घूमते हैं और कुछ सबूत जुटाने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कुछ खास नहीं मिलता। तीनों निराश होकर घर वापस आ जाते हैं। रात में बाबा से बात करते हुए बताते हैं कि उन्हें कुछ भी खास नहीं मिला आज। बाबा कुछ सोचते हुए, बेटा एक जरूरी बात, अब तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं वो सब अमावस की रात को ही हुई हैं। हो सकता है उसी दिन या रात में कुछ पता चले। राघव, ऐसा है तो जरूर उस दिन कुछ मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि अपराधी अमावस की अंधेरी रात का फायदा उठाकर यहाँ अपने कुकर्मों को अंजाम देता हो। बाबा, आज से 4 दिन बाद अमावस्या है, हमें तब तक इंतजार करना चाहिए। सतीश, नहीं बाबा, हम तब तक बैठे नहीं रहेंगे, हम भी अपनी तरफ से तैयारी करेंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, मुझे पूरा विश्वास है। राघव, लेकिन कार्तिक, तू हमारे साथ नहीं जाएगा, क्योंकि अगर हमला हुआ तो नुकसान पहुंच सकता है। कार्तिक, अरे मेरी फिक्र मत करो, मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राघव, फिर तो अच्छा है, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, हम तीनों मिलकर उन अपराधियों की गर्दन दबोचेंगे। 3 दिन गुजर जाते हैं पर उन्हें अब भी कोई सुराग नहीं मिलता। बस गांव के कुछ लोगों पर उन्हें शक होता है और उनका पीछा करने पर उन्हें यकीन हो जाता है कि वो लोग भी मिले हुए थे। राघव और सतीश मिलकर प्लान तैयार करते हैं। आज अमावस्या थी। रात में राघव, सतीश और कार्तिक सोने के बाद चुपके से खिड़की के रास्ते से बाहर निकलते हैं। उनके बारे में सिर्फ बाबा और पल्लवी को ही पता होता है। घर से बाहर आकर वो धीरे धीरे आम के बगीचे की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ जाते हैं। वैसे तो अंधेरा था पूरा, फिर भी वो सावधानी बरतते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 20 मिनट के बाद वो आम के बगीचे के पीछे वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं। पूरा बगीचा 6 फीट की बाउंड्री से घिरा हुआ था। उनके लिए उसे फांदना बाएं हाथ का खेल था। तीनों बिना आवाज किए, चारों तरफ नजर रखे हुए दीवार फांदकर बगीचे के अंदर घुस जाते हैं। फिर वो बड़ी सावधानी से आगे बढ़ते हैं। सूखी पत्तियों की चरमराहट से वातावरण बहुत भयावह हो रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं जिससे पत्तियों की चरमराहट की आवाज बहुत तेज ना हो। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तीनों ने लाल रंग का चश्मा पहन रखा था जिसे अंधेरे में भी देख सकें। वो तीनों जाकर बगीचे में बने कमरे की दीवार के पीछे छुप जाते हैं। वहां पर कुछ पेड़ों को काट कर रखा गया था। तीनों उसी की आड़ ले लेते हैं। उन्हें बैठे हुए लगभग 20 मिनट गुजर जाते हैं पर कोई हलचल नहीं होती। कार्तिक फुसफुसाते हुए, हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? राघव, जब तक कि यहाँ किसी की मौजूदगी पता नहीं चल जाती। अभी हमारा यहीं बैठना बेहतर है, वरना हम खतरे में भी पड़ सकते हैं, या फिर अपराधियों को हमारी भनक लग गई तो वो हाथ से निकल जाएंगे। सतीश, हाँ, इस वक्त ताकत का नहीं, बस दिमाग का इस्तेमाल करना है। कार्तिक, ओके, समझ गया। तभी उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई दरवाजा खोला जा रहा है। आवाज़ सुनते ही उनके कान खड़े हो जाते हैं। तीनों आवाज़ की दिशा में देखते हैं तो उनके सामने थोड़ी सी दूरी पर कुछ जमीन में से खुलता हुआ दिखाई देता है। तीनों ध्यान से उधर देखते हैं तो समझ जाते हैं वो किसी सुरंग का दरवाजा था जिसके रास्ते से बगीचे में आया जा सकता था। तीनों सावधान होकर दम साधे उधर देखते हैं। तभी जमीन में से 56 लोग निकलते हैं। उन लोगों को जमीन से निकलते देखकर उन्हें कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता चल चुका होता है कि वहां बगीचे के नीचे कोई सुरंग है। तीनों दम साधे उस ओर देखते हैं। वो कुल 6 लोग थे, जिनमें से 4 हथियारबंद थे। वो सब ऊपर आकर आगे बढ़ने लगे। चारों हथियारबंद लोग पीछे चल रहे थे और 2 आगे। तभी आगे चल रहे एक आदमी की आवाज गूंजी, आदमी, सब काम ठीक से चल रहा है ना गिरधारी लाल? कहीं कोई समस्या तो नहीं? ये बोलने वाला शायद जोरावर सिंह था। फिर उस आदमी की आवाज आई जिसे पहले आदमी ने गिरधारी लाल कहकर संबोधित किया था। गिरधारी लाल, हाँ सरकार, सब एकदम अच्छे से चल रहा है। मैं खुद बराबर अपनी निगरानी में सारे काम करवाता हूँ। जोरावर सिंह, हम बहुत अच्छे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब चलो और माल दिखाओ, हम एक बार जायजा ले लें उसका। इस बार विदेशी खरीदार मिले हैं, बहुत मोटी रकम मिलेगी। गिरधारी लाल, जी हुजूर, आइए अंदर चलिए। जोरावर सिंह, हम, चलो। सब लंबे लंबे डग भरते बगीचे में बने कमरे में जाते हैं। इधर कार्तिक, सतीश और राघव चुपचाप उनकी बातें सुनते हैं। कार्तिक,
तुमने कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर ऑन रखा है ना? राघव: हाँ, हमने पहले ही कर लिया था। इनकी अब तक की हर गतिविधि को कैद कर लिया है कैमरे में। सतीश: अब आगे क्या करना है सर? राघव: सुनो, हम लोग 3 हैं और वो कुल 6। वैसे तो मेरा अभी इनसे मुठभेड़ करने का इरादा नहीं था, पर अब जोरावर सिंह यही हैं इन सब का मास्टरमाइंड, तो हमें आज अभी एक्शन लेना होगा। हम तीनों मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हैं। 6 लोगों को गिराना कोई बड़ी बात नहीं है, पर सबसे पहले हमें कुछ और ऑफिसर्स बुलाना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनकी सुरक्षा इतनी लचीली है। हमें अंदर और लोगों की जरूरत हो सकती है। जब तक ऑफिसर्स आएंगे तब तक हम इन गुंडों को निपटाते हैं, और सब कुछ बिल्कुल शांति से करना है, कोई शोर ना होने पाए। ओके, तो क्या तुम लोग रेडी हो? सतीश कार्तिक एक साथ: यस। राघव: गुड, हम तीनों दो दो को संभाल लेंगे। ओके। फिर राघव सीबीआई ऑफिस में फोन करके कुछ ऑफिसर्स को पूरी तैयारी के साथ वहां भेजने के लिए कहता है, पर गुपचुप तरीके से, जिससे कि किसी को खबर ना हो। राघव: लेट्स गो। तीनों धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं। वहां वो चारों हथियारबंद लोग थोड़ी थोड़ी दूरी पर दरवाजे से बाहर ही खड़े थे। तीनों धीरे धीरे सदे कदमों से उनकी तरफ बढ़ते हैं और बिना आवाज किए एक एक को उनके मुंह पर हाथ रखकर पीछे से दबोच लेते हैं। फिर उनकी गर्दन के एक खास हिस्से पर चोट पहुंचाते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं और उन्हें चुपके से जमीन पर लिटा देते हैं। बस 20 सेकंड में ही वो चारों जमीन पर बेहोश पड़े होते हैं। तीनों अब जल्दी से कमरे में जाते हैं, पर वहां अंधेरा होता है। बस एक जगह जमीन में से थोड़ी रोशनी आ रही होती है। तीनों उधर बढ़ते हैं तो वो देखकर चकित रह जाते हैं। उस कमरे में नीचे तहखाना होता है। तीनों धीरे धीरे उधर बढ़ते हैं और सीढ़ियों के सहारे तहखाने में उतरते हैं, जैसे कि उन्हें उम्मीद थी। पहली सीढ़ी पर उतरते ही उन्हें नीचे हथियारबंद बदमाश चहलकदमी करते हुए दिख जाते हैं, जिसे देखकर वो तीनों जल्दी से ऊपर हो जाते हैं और झुककर नीचे तहखाने में देखते हैं। वो एक गैलरी होती है जो 2 तरफ जाती है। 2 बदमाश सीढ़ियों के नीचे चहलकदमी, या यूं कहें कि अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। आगे अंदर और भी होने की उम्मीद होती है उन्हें। वो गैलरी सीधी होती है, जिसके एक तरफ कई कमरे होते हैं। दोनों दिशाओं की गैलरी में अब तीनों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि इन बदमाशों के रहते अंदर कैसे जाएं, क्योंकि अगर बल प्रयोग करते हैं तो आवाज होती है और सब अलर्ट हो जाते। तभी सतीश बैग में से गन निकालता है, जिसकी नली पर निडिल लगी होती है। सतीश धीरे से बोलते हुए: सर, ये बेहोशी की दवा लगी निडिल है, इससे उन पर ट्रिगर करें तो वो पलक झपकते ही बेहोश हो जाएंगे। मैंने सारी चीजों की तैयारी करके रखी है, हर परिस्थिति से निपटने के लिए। राघव धीरे से सतीश का कंधा थपथपाते हुए: वेरी गुड सतीश। सतीश: ये लीजिए सर, एक आप। हम दोनों एक एक का निशाना लगाते हैं। दोनों पल भर में ही बेहोश हो जाएंगे और हमारे नीचे जाने का रास्ता खुल जाएगा। राघव: गुड। जैसे ही चहलकदमी करते हुए एक बदमाश उनके निशाने पर आता है, सतीश ट्रिगर दबा देता है। पलक झपकते ही वो बदमाश फर्श पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उसे गिरते देखकर दूसरा साथी जल्दी से उसके पास आता है। तभी राघव भी ट्रिगर दबा देता है। दूसरे ही क्षण वो भी वहीं बेहोश पड़ा होता है। अब तीनों थोड़ी देर रुककर देखते हैं कि कोई और भी हो उधर, अगर तो आगे आए, पर जब कोई आवाज नहीं आती तो तीनों नीचे उतरते हैं। आखिरी सीढ़ी पर उतरते ही अचानक राघव बिना आगे बढ़े एक निडल दीवार की तरफ मारता है और एक बदमाश गिरता है, पर उससे पहले ही राघव उसे अपने हाथों में रोककर जमीन पर लिटा देता है। सतीश और कार्तिक उसकी तरफ प्रशंसा भरी नजरों से देखते हैं। राघव: इन तीनों को सीढ़ियों के नीचे डालो जल्दी से। तीनों मिलकर उन तीनों बदमाशों को सीढ़ियों के नीचे डाल देते हैं और उनके जिस्म में पैवस्त निडिल को निकालकर अपने पास रख लेते हैं। अब वो तीनों 4-5 घंटे तक तो होश में आने वाले नहीं होते हैं। फिर तीनों वहां से उस तहखाने का जायजा लेते हैं। सीढ़ियों से उतरते ही सामने एक सीधी गैलरी होती है, जिसके लेफ्ट साइड 4 कमरे होते हैं। ठीक उसी तरह एक गैलरी उस सीढ़ी से लेफ्ट साइड में होती है, उसके भी लेफ्ट साइड में 4 कमरे होते हैं। राघव कुछ कहने जाता है कि तभी उसका फोन वाइब्रेट होता है। वो फोन निकाल कर देखता है तो इंस्पेक्टर जयंत का फोन होता है। तीनों सीढ़ियों की आड़ ले लेते हैं। राघव फोन उठाता है। राघव: हाँ बोलो जयंत। इंस्पेक्टर जयंत:
सर, मैं अपनी टीम के साथ आपके कहे अनुसार सादे कपड़े में पूरी तैयारी के साथ इस बगीचे में आ गए हैं। यहाँ ये 4 बदमाश पड़े थे, जिन्हें हमने रस्सियों से मजबूती से बांधकर उनके मुंह पर टेप लगा दिया है। अब आगे क्या कमांड है? राघव, गुड। अब तुम लोग कमरे में आ जाओ और उसमें तहखाने के नीचे आ जाओ, हम यहीं हैं। जयंत, ओके सर। फिर फोन कट जाता है। थोड़ी देर बाद ही कुछ पदचापों की आवाज आती है सीढ़ियों पर। तीनों ओर शोर मोड़ते हैं। इंस्पेक्टर जयंत राघव को सैल्यूट करते हैं। बाकी ऑफिसर्स भी ऐसा करते हैं। राघव, यहाँ हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा, हो सकता है अंदर बहुत खतरा हो। सतीश और जयंत, तुम दोनों लेफ्ट साइड की गैलरी में बने कमरों के दरवाजों पर जाकर अंदर की आहट लो। जिस कमरे से आवाजें आएंगी हम उसी में चलेंगे देखने। जयंत और सतीश एक साथ, ओके सर। दोनों जाकर चारों कमरों के बाहर से अंदर की टोह लेते हैं, पर उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। इधर राघव भी दूसरी साइड में बने कमरों के बाहर जाकर देख लेता है, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। फिर सब फिर से सीढ़ियों के नीचे ही आते हैं। जयंत, सर कोई आवाज नहीं आ रही। राघव, हाँ लगता है कमरे साउंड प्रूफ हैं, अब हमें कमरों में जाकर ही देखना पड़ेगा। जयंत, सर हमें नहीं पता कि अंदर क्या है, ऐसे जाना खतरे से खाली नहीं। राघव, हाँ जयंत जानता हूँ, पर हमें यही कदम उठाना पड़ेगा। सब चौकन्ने होकर मेरे पीछे आ जाओ, हम बारी बारी से एक एक कमरों में जाएंगे, फिर सब सामने वाली गैलरी में बने कमरों की तरफ बढ़ते हैं। राघव पहले नंबर के कमरे को धक्का देता है तो वो खुलता चला जाता है। वो कमरा बेडरूम होता है। शायद वहाँ किसी को ना पाकर वो आगे बढ़ते हैं। ऐसा करते हुए वो चारों कमरों को देख लेते हैं, पर उसमें कोई नहीं होता। अब सब लेफ्ट साइड में बनी गैलरी की तरफ बढ़ते हैं। राघव पहले कमरे का दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। उसमें भी कोई नहीं होता। वो एक हॉल नुमा होता है। बीच में एक बड़ी सी टेबल लगी होती है और चारों तरफ कुर्सियां। वो उस कमरे को बंद कर अगले कमरे की तरफ बढ़ता है कि तभी उन्हें एक कमरे के दरवाजे के खुलने की आवाज आती है। सब जल्दी पीछे हटकर छुप जाते हैं। दीवार की ओट लेकर वो उधर देखते हैं। चौथे नंबर के कमरे से एक बंदूकधारी बाहर निकलता है और दूसरे नंबर वाले कमरे की तरफ बढ़ता है। फिर कमरे के दरवाजे को खोलकर वो अंदर घुस जाता है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है। उसके साथ एक और बंदूकधारी और एक लड़की होती है। लड़की के हाथ पैर बंधे होते हैं और मुंह पर टेप लगी होती है। वो उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर उनकी पकड़ मजबूत होती है। वो दोनों उस लड़की को लेकर चौथे नंबर के कमरे में चले जाते हैं। अब तक राघव और बाकी सब पर किसी की नजर नहीं पड़ी थी और ना ही वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। उन दोनों के अंदर जाने के बाद राघव, कार्तिक, सतीश और जयंत और बाकी के ऑफिसर्स के साथ फिर से दूसरे नंबर वाले कमरे की तरफ बढ़ते हैं। एक बार चारों तरफ देखने के बाद राघव अपनी साइलेंसर लगी पिस्टल को पकड़े जल्दी से कमरे के दरवाजे को कंधे से धक्का देकर खोलता है और अंदर घुसकर सावधान होकर पिस्टल ताने चारों तरफ देखता है। बाकी सब भी ऐसा ही करते हैं। वहां अंदर उन्हें ऐसे आता देख एक बंदूकधारी उन पर गोली चलाने को होता है कि तभी राघव की पिस्टल से निकली गोली उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश कर देती है। वहां उसके अलावा कोई और गुंडा नहीं होता है। शायद वो दो ही थे कमरे में, जिसमें से एक लड़की को लेकर बाहर चला गया था। वहां पर 7-8 और लड़कियां भी थीं, जिनके हाथ पैर बंधे थे और मुंह पर टेप चिपका दी गई थी। राघव ने सतीश और 3 और ऑफिसर्स को उन लड़कियों का बंधन खोलकर उन्हें आजाद करने को कहा तथा उनकी सुरक्षा करने को कहकर कार्तिक, जयंत और बाकी ऑफिसर्स के साथ बाहर आ गया। बाहर आकर वो जयंत, कार्तिक और 3 ऑफिसर्स को तीसरे कमरे में जाने को कहा तथा खुद 2 ऑफिसर्स के साथ चौथे कमरे की तरफ बढ़ गया। कार्तिक और जयंत ऑफिसर्स के साथ तीसरे कमरे की तरफ गए। जयंत ने आगे बढ़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो नहीं खुला। दरवाजा लॉक था। उसने मास्टर की से दरवाजे को खोला। दरवाजा थोड़ी मशक्कत के बाद खुल गया। वो सावधानी से पिस्टल पकड़े तेजी से अंदर घुसे और वहां तैनात बदमाशों को संभलने का मौका ही नहीं दिया और साइलेंसर लगी रिवॉल्वर से उनका वही काम तमाम कर दिया। चारों बदमाश पल भर में ही जमीन पर ढेर हो गए। अब उनका ध्यान कमरे की तरफ गया। वो कमरा बाकी कमरों की अपेक्षा ठंडा था। वो एक हॉलनुमा कमरा था जिसमें जगह जगह पारदर्शी केस रखे थे और उनमें मानव अंग को फ्रिज करके स्टोर किया गया था। जयंत, ओह तो ये लोग मानव अंग की तस्करी भी करते हैं।
आज तो इन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। इधर राघव और दोनों ऑफिसर्स अपनी अपनी पिस्टल ताने तेजी से उस चौथे कमरे में घुसे। उन्हें वहां ऐसे अचानक देख वहां तैनात 6 गुंडे उनकी ओर लपके। राघव और दोनों ऑफिसर्स ने उन गुंडों पर निशाना लगाया और फायर कर दिया। गुंडों ने भी उन पर हमला किया, पर उन्हें गोलियों से बचने की ट्रेनिंग मिली हुई थी, इसीलिए तीनों बच गए। सोफे पर बैठा जोरावर सिंह, तब तक जयंत, कार्तिक और तीनों ऑफिसर्स भी वहां आ गए। कुछ पल में वो गुंडे खून से लथपथ फर्श पर पड़े थे। इधर वो आदमी जो सोफे पर बैठा था, वो ऐसे अचानक हमले से भयभीत हो गया। राघव ने उसे लपक कर पकड़ लिया। वो गिरधारी लाल था। राघव, जोरावर सिंह कहाँ है, बता। गिरधारी लाल ने डरते हुए उसी कमरे में एक तरफ लगे दरवाजे की तरफ इशारा किया। राघव ने उसे जयंत के हवाले करके खुद उस कमरे की तरफ बढ़ा और पिस्टल से उस दरवाजे के लॉक को फायर किया। दरवाजा पल भर में ही खुल गया। राघव और दो ऑफिसर्स उस कमरे में तेजी से घुसे। वहां का नजारा देखकर उनका खून खौल उठा। जिस लड़की को लेकर वो दोनों गुंडे इस कमरे में आए थे, वही लड़की इस वक्त उस कमरे में बेड पर बंधी हुई थी। उसके दोनों हाथ पैर बेड के चारों कोनों से बंधे थे, जिस्म पर एक कपड़ा तक नहीं था, और वो जोरावर सिंह उसके ऊपर भेड़िए की तरह झुका हुआ था, उसकी आबरू को नोच खाने के लिए। ऐसे अचानक दरवाजा खुलने से वो चिहुक कर बेड पर से उछला और ऑफिसर्स को देखकर टेबल पर रखी पिस्टल की तरफ बढ़ा, पर राघव ने उसे एक मौका नहीं दिया और तुरंत उसकी पिंडली पर फायर किया। वो वहीं लड़खड़ा कर गिर गया। दोनों ऑफिसर्स लपक कर उसकी तरफ बढ़े और उसे पकड़ लिया। राघव ने एक बार भी उस लड़की की तरफ नहीं देखा और न ही ऑफिसर्स ने। राघव ने बिना देखे लड़की के ऊपर वहां पड़ा कंबल उड़ाया और उसके हाथ पैर खोल दिए। फिर बोला, तुम कपड़े पहनकर बाहर आओ, और जोरावर सिंह को लेकर बाहर निकल आया। साथ में दोनों ऑफिसर्स भी। जोरावर सिंह के बदन पर भी इस वक्त सिर्फ एक अंडरवियर था। जोरावर सिंह, कौन हो तुम लोग और यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे हुई? राघव, मौत है हम तेरी। बहुत शौक है ना तुझे छुपन छुपाई खेलने का। आज हमने तेरे बिल में घुसकर तेरी गर्दन दबोची है। बहुत पाप कर लिए तूने। अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। चल, आज तुझे तेरी असली जगह दिखाते हैं। जोरावर सिंह ने देखा अब उसका बचना मुश्किल है, तब में आते हुए बोला, कपड़े तो पहन लेने दो। राघव, क्यों, शर्म आ रही है तुझे? और जब तू इन लड़कियों की इज्जत तार तार करता है तब नहीं आती? ना जाने कितनी लड़कियों को तूने बेआबरू करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अब तेरा हश्र भी वही होगा। ले चलो इसे। इतनी देर में वो लड़की भी बाहर आ गई। उसकी आंखों से अभी भी आंसुओं की बूंदें टपक रही थीं। राघव, डरो मत, ये अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसका खेल खत्म हुआ। तुम्हें भी हमारे साथ थाने चलना होगा अपना बयान देने के लिए। क्या तुम चलोगी? लड़की, हाँ मैं जरूर चलूंगी। इस पापी को इसके किए की सजा दिलाकर रहूंगी। फिर सब लोग जोरावर सिंह और गिरधारी लाल को लेकर कमरे से बाहर आते हैं। राघव एक ऑफिसर्स को सतीश को बुलाने को कहता है। वो जल्द ही उस कमरे में जाता है और सतीश और ऑफिसर्स को बुलाकर लाता है। सतीश के साथ वहां कैद वो सारी लड़कियां भी होती हैं। सबके चेहरे पर डर के भाव होते हैं। उन्हें लेकर सब तहखाने से बाहर आते हैं। सतीश पहले ही शहर की पुलिस को फोन करके कुछ फोर्स और गाड़ी के साथ वहां आने को कहता है। स्थानीय थाने में फोन करने से राघव ने उसे मना किया था, क्योंकि हो सकता है यहाँ का इंस्पेक्टर भी इनसे मिला हुआ हो, वरना इतने सालों से ये लोग ये धंधा चला रहे हैं और यहाँ की पुलिस ने इतनी हत्याओं के बाद भी कोई खास एक्शन नहीं लिया, बस खाना पूर्ति करके छोड़ दिया। सबके तहखाने से बाहर आने के बाद उस कमरे में पड़ी रस्सियों से ही उन सबको मजबूती से बांध देते हैं। शहर ज्यादा दूर नहीं था वहां से। फोर्स 20 मिनट में पहुंचने वाली थी। तब तक कार्तिक और राघव ने वहां की छानबीन शुरू की। सारे सबूत इकट्ठा किए। जितने भी गुंडे मरे थे उन सबको बाहर निकाल कर ले आए। बाकी उन सब पर नजर रखे हुए थे। इतने सब में फोर्स भी आ गई। उन सबको गिरफ्तार करके सब शहर के पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस स्टेशन पहुंचकर जोरावर सिंह को लॉकअप में डाल दिया गया। गिरधारी लाल और बाकी अन्य गुंडों को भी दूसरे लॉकअप में रखा गया। गिरधारी लाल और बाकी गुंडों से पुलिस पूछताछ कर रही थी। जोरावर सिंह से भी राघव पूछताछ कर रहा था, पर इनमें से कोई भी गुंडे अपना मुंह खोलने को राजी नहीं थे। राघव के पास सिर्फ उस लड़की से रेप करने और ड्रग्स और मानव अंग की तस्करी के ही सबूत थे, और जोरावर सिंह ने
इससे भी ज्यादा कुकर्म किए थे। न जाने कितनी मासूम लड़कियों और लोगों की बेरहमी से हत्या की थी। राघव चाहता था कि उसे फांसी की सजा हो, पर इसके लिए और भी सबूतों की जरूरत पड़ती, क्योंकि उसे भी पता था कि इस देश में रेप जैसे जघन्य अपराध पर भी फांसी की सजा नहीं होती जल्दी। उल्टा उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए कितने ही नेता मंत्री आ जाते हैं, और ऐसे में पुलिस चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। वहीं कुछ पुलिस वाले अपना ईमान बेचकर इन्हें ही बचाते हैं। पर राघव एक देशभक्त ऑफिसर था। वो जोरावर को हर हाल में फांसी की सजा दिलवा कर रहेगा। उसने मन ही मन ठान लिया था। जब जोरावर सिंह ने अपना मुंह नहीं खोला तो राघव ने उस पर पुलिसिया 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया, जिसके सामने बड़े बड़े सूरमा घुटने टेक देते हैं। फिर वो क्या चीज था। थोड़ी देर में ही सारे गुंडों ने अपना मुंह खोल दिया और उसके सब कारनामे बता दिए। पुलिस सब कुछ वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। जब जोरावर के प्यादों ने अपना मुंह खोल दिया तो जोरावर से भी अब और झूठ बोलते नहीं बना। ऊपर से पुलिसिया 3rd डिग्री ने उसके हौसले वैसे भी पस्त कर दिए। आखिरकार उसने अपना हर एक गुनाह कबूल कर लिया और सब कुछ बता दिया, जितने पाप उसने किए थे। अब राघव के पास पुख्ता सबूत था। जोरावर सिंह के बताए ठिकानों पर छापा मारकर पुलिस ने उससे जुड़े सारे अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। ऊपर से राघव ने ये सब इतनी होशियारी से किया कि मीडिया वालों को भी खबर नहीं मिल सकी, क्योंकि अगर उन्हें खबर हो जाती तो फिर उन अपराधियों को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता। सारे अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। मीडिया वालों को भी खबर कर दी गई। कार्तिक ने अपने पापा, बाबा और ताऊ जी को भी कोर्ट में बुला लिया, साथ में विनोद अंकल और मीनाक्षी आंटी को भी। लगभग 2 घंटे तक कोर्ट की कार्यवाही चली और सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने जोरावर सिंह को फांसी की सजा सुना दी। बाकी अपराधियों को भी उनके जुर्म के हिसाब से उम्र कैद की सजा सुनाई। सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो गया था। सारी गलतफहमियां खत्म हो गईं। अब मनीष जी और विनोद जी इतने सालों बाद आमने सामने थे। मनीष जी ने भरी आंखों से उन्हें गले लगा लिया। मनीष जी, मुझे माफ कर दे यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो गुनाह तुमने किया ही नहीं, इतने सालों तक उसी के लिए मैं तुझ पर इल्जाम लगाता रहा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तो माफी के लायक भी नहीं हूँ। इतना कहकर मनीष जी फूट फूट कर रोने लगे। विनोद जी भी रो रहे थे। सबकी आंखों में आंसू थे। विनोद जी ने लपक कर मनीष जी को गले से लगा लिया। विनोद जी, पगले भाई है तू मेरा, अब माफी मांगकर शर्मिंदा मत कर। जो हुआ उसे भूल जा। हालात ही खराब थे मेरे भाई, वरना तू भी जानता है और मैं भी कि मनीष विनोद की दोस्ती में कोई खोट नहीं हो सकता। चल सारे गिले शिकवे भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। मनीष जी भरी आंखों से मुस्कुराते हुए, हाँ, आज से एक नई शुरुआत होगी। कार्तिक और महक के रिश्ते की बात करके बोल मेरी बेटी को मुझे देगा ना तू। विनोद जी, हाँ हाँ क्यों नहीं, तेरी ही बेटी है, मुझसे ज्यादा तेरा ही हक है। मनीष जी, चल घर चलते हैं। आज माँ और तेरी भाभी के हाथों का बना खाना खाएंगे, दोनों एक साथ, वो भी 25 सालों के बाद। चल मेरे भाई, आज खुशी का दिन है। बता नहीं सकता कितना खुश हूँ मैं। बहुत याद आती थी तेरी। मैं ही जानता हूँ कैसे रहता था मैं। पर जब मेरी बहन का चेहरा मेरी आंखों के सामने आता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मुझे सच्चाई पता ही नहीं थी, इसीलिए सबका जिम्मेदार तुझे ही मानता रहा अब तक। हाथ जोड़ते हुए माफ कर दे मुझे भाई। विनोद जी, बस कर, अब माफी किस बात की, जब तूने कोई गलती ही नहीं की तो। चल घर चलते हैं। मनीष जी, हाँ 1 मिनट रुक। इतना कहकर वो राघव और सतीश के पास जाते हैं, जो कि कुछ बात कर रहे होते हैं। मनीष जी, मुझे नहीं पता था कि तुम सीआईडी ऑफिसर्स हो। अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कर देना। राघव, अरे कैसी बात कर रहे हैं अंकल, कुछ भी होने से पहले हम कार्तिक के दोस्त हैं और इसीलिए आप हमारे पिता समान हैं। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि आप सबसे झूठ बोला। मनीष जी, कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूँ, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुमने कोई झूठ नहीं बोला। अच्छा तुम दोनों भी हमारे साथ घर चलो। राघव, नहीं अंकल, आज नहीं कल पक्का आएंगे। आज काम है कुछ जरूरी, तो अभी जाना होगा हमें। मनीष जी, कोई बात नहीं बेटा, जब तुम फ्री हो आ जाना, तुम्हारा ही घर है। फिर सब लोग घर आ गए।
पुराने दोस्त इतने सालों के बाद मिले थे, फिर तो जो महफिल सजी कि वक्त का कुछ पता ही नहीं चला। सबके पास कितनी सारी बातें थीं करने को। इधर कार्तिक वहां से उठकर अपने कमरे में आया और महक के व्हाट्सएप पर वो फोटो भेज दिए जो उसने तब लिए थे जब मनीष जी और विनोद जी के गले लगकर रो रहे थे। साथ में कैप्शन लिखा, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया महक, अब बस तुम्हारा इंतजार है। कुछ मिनट बाद उधर से रिप्लाई आया, थैंक यू सो मच, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। आई लव यू सो मच, बस कुछ महीने की ट्रेनिंग और फिर मैं आ जाऊंगी। दोनों ने कुछ देर ऐसे ही प्यार भरी बातें की, फिर फोन रख दिया। कार्तिक फिर से सबके पास आ गया। सब लोग बातें कर रहे थे। उसने देखा कि पल्लवी उदास है। कार्तिक ने इशारे से पूछा क्या हुआ, तो पल्लवी ने कुछ नहीं में सिर हिला दिया। कुछ देर में सुलेखा जी ने खाना लगा दिया। सब डाइनिंग टेबल पर आ गए। खाना इतना टेस्टी बना था कि सबने उंगलियां चाट कर खाया। वहां से उठकर सब फिर बैठक में आ गए। विनोद जी, वाह भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है कि क्या बताएं, पेट भर गया पर दिल नहीं भरा। कार्तिक, हाँ माँ, और मीनाक्षी आंटी भी ऐसे ही बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। मैं उनके हाथ का खाना रोज खाता था। मनीष जी, रोज कैसे, तुम तो अपने रूम पर रहते थे ना। विनोद जी, अरे नहीं, कुछ टाइम बाद हमने कार्तिक को अपने घर ही बुला लिया रहने के लिए। हमारा बच्चा हमारे होते हुए बाहर का खाना क्यों खाएगा। मनीष जी, क्या बात है, इतना कुछ हो गया, मुझे पता ही नहीं। अच्छा ये बता, कब आऊं तेरे घर शगुन लेकर। विनोद जी निराश होते हुए, मनीष, अभी महक तो मसूरी है, उसकी आईएएस की ट्रेनिंग चल रही है। 2 महीने ही हुए हैं उसे गए हुए, इसलिए शादी 2 साल बाद ही हो पाएगी। मनीष जी, कोई बात नहीं यार, जैसे अब तक इंतजार किया वैसे ही थोड़ा और कर लेते हैं। विनोद जी, वैसे हम तो अपने होने वाले दामाद के लिए शगुन लेकर आ ही सकते हैं। मनीष जी, हाँ हाँ क्यों नहीं। विनोद जी, तो फिर ठीक है, मैं घर जाकर फिर शुभ दिन देखकर बताऊंगा। ऐसे ही बाबा, ताऊ जी, मनीष जी और विनोद जी कितनी ही देर तक बातें करते रहे। विनोद जी, अच्छा अब मुझे चलना होगा। मनीष जी, नहीं यार, आज रुक जाए यहीं। ताऊ जी, हाँ विनोद रुक जाओ आज यहीं। विनोद जी, नहीं भैया, मीनाक्षी घर पर अकेली है तो जाना पड़ेगा, चिंता कर रही होगी, अब तक आए क्यों नहीं। मनीष, अच्छा भाई फिर ठीक है, पर वादा कर कि इस बार भाभी को लेकर आएगा और कुछ दिन यहाँ रुकेगा भी। विनोद, पक्का वादा। मनीष जी, मैं कार्तिक को कह देता हूँ तेरे साथ चला जाए, सुबह तक ही पहुँच जाओगे तुम लोग। आना तो मैं भी चाहता था पर ऑफिस का काम तो जानता ही है तू। विनोद जी, कोई बात नहीं यार, जब फुर्सत मिले चले आना। मेरे घर और दिल के दरवाजे हमेशा के लिए खुले मिलेंगे। फिर मनीष जी ने सबको वहां बुलाया। फिर कार्तिक को उनके साथ जाने को कहा। कार्तिक, मैं अभी आया। फिर वो अपने कमरे में जाकर अपने कुछ कपड़े ले आया। कार्तिक, पापा मैं अब जा रहा हूँ तो कुछ दिन अंकल आंटी के पास ही रहूंगा, ये लोग अकेले हैं ना। मनीष जी, हाँ बेटा क्यों नहीं। सुलेखा जी, अच्छा कार्तिक, तुम अपने साथ पल्लवी को भी लेते जाओ, इसका भी मन लग जाएगा, छुट्टियां चल रही हैं ना, अकेले बोर हो जाएगी। विनोद जी, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो अच्छी बात है, हमारा भी अकेलापन कट जाएगा। कार्तिक, पल्लवी जा तू अपना बैग पैक कर ले। पल्लवी, ठीक है भाई, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद पल्लवी अपना बैग लेकर आ गई। विनोद जी ने सबसे विदा लिया। सुलेखा जी ने उन्हें खाना पैक करके दे दिया रास्ते में खाने के लिए। सबसे विदा लेकर वो लोग कार में बैठकर चले गए। कार्तिक खुद ही ड्राइव कर रहा था। विनोद जी बगल वाली सीट पर और पल्लवी पीछे बैठी थी। कार्तिक मिरर में पल्लवी को देखते हुए, क्या हुआ पल्लू, जब से आया हूँ देख रहा हूँ तू उदास है, कोई परेशानी है तो बता दे। पल्लवी, हाँ हाँ नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं भाई, सब ठीक है। कार्तिक, तो फिर उदास क्यों है। पल्लवी, नहीं भाई कुछ नहीं। विनोद जी, कोई बात नहीं बेटा, हमारे घर चलो, बहुत मजा आएगा, हम सब खूब एंजॉय करेंगे। पल्लवी फीकी मुस्कान के साथ, जी अंकल। रास्ते भर सब बात करते गए। उन लोगों की बातों में पल्लवी भी कुछ देर बाद मुस्कुराते हुए शामिल हो गई। धीरे धीरे शाम हो गई। फिर रात में एक जगह गाड़ी रोककर तीनों ने खाना खाया और आगे बढ़ गए। कार्तिक शांति से ड्राइव कर रहा था। विनोद जी को खाने के बाद नींद हावी होने लगी तो वो भी आंख बंद कर सीट पर लेटे हुए थे। पल्लवी खिड़की से बाहर देख रही थी।
चेहरे पर फिर से वही उदासी। ऊपर से वो बहुत सामान्य होने की कोशिश कर रही थी, पर अंदर ही अंदर वो बहुत अजीब महसूस कर रही थी, जैसे किसी से दूर होने की कमी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, पर जब से राघव गया था घर से, उसका मन नहीं लग रहा था। सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। राघव का पहली बार उसके घर आना, उसके साथ की गई बातें, कितना सुलझा और समझदार था। सीबीआई ऑफिसर होते हुए भी किसी बच्चे की तरह मासूम चेहरा, बियर्ड और सेट लिए बालों में कितना हैंडसम लग रहा था, और उसकी झील सी आंखें, डूब जाने का मन होता था उसमें। थोड़ी देर के बाद ही पल्लवी को एहसास हुआ कि वो ये सब क्या सोच रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा था। उस रात से उसने राघव को एक बार भी नहीं देखा, बस टीवी पर देखा था। समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना याद क्यों कर रही थी। कोई उसे बताने वाला भी नहीं था। कार्तिक से कहने में शर्म आ रही थी उसे। महज 2-4 दिनों की मुलाकात में ही राघव के लिए दिल में एक अजीब से एहसास ने जन्म ले लिया था। यही सब सोचते हुए उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह कार्तिक के उठाने पर उसकी नींद खुली। कार्तिक, पल्लू उठ जा, हम पहुंचने वाले हैं। पल्लवी, गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग अंकल। कार्तिक, गुड मॉर्निंग। विनोद जी, गुड मॉर्निंग बेटा। कार्तिक, अंकल केसरी ढाबे पर चाय पीकर चलते हैं, इतने दिनों बाद पीने को मिलेगा। विनोद जी, हाँ बेटा क्यों नहीं। कार्तिक ने केसरी ढाबे पर कार रोकी। तीनों उतरकर ढाबे पर आए। तभी कार्तिक की नज़र वहीं बैठकर चाय पी रहे राघव पर पड़ी। कार्तिक आश्चर्य से, राघव तू यहाँ कैसे। राघव, कार्तिक तू तू तो गांव में था, यहाँ क्या कर रहा है। मैं तो काम के सिलसिले में 2 हफ्ते तक यहीं हूँ, तू बता तू कैसे यहाँ। कार्तिक, मैं विनोद अंकल को छोड़ने आया था, इनसे मिल, ये विनोद अंकल हैं, महक के पापा, मेरे होने वाले पापा। राघव ने आगे बढ़कर विनोद जी के पैर छुए। नमस्ते अंकल। विनोद जी, जीते रहो बेटा, खूब खुश रहो। राघव, आइए बैठिए आप लोग भी। फिर वेटर को बुलाकर सबके लिए चाय लाने को कहता है। राघव, पल्लवी तुम भी इनके साथ। पल्लवी तो मन ही मन इतनी खुश हो रही थी कि उसे खुद ही नहीं पता था ऐसा क्यों, पर राघव को अपने सामने देखकर उसे बहुत सुकून मिल रहा था। पल्लवी, हाँ मेरी छुट्टियां हैं कॉलेज की, तब तक तो मैं भी आ गई भाई के साथ, कुछ दिन विनोद अंकल और मीनाक्षी आंटी के साथ रहने, वहाँ भाई के बिना बोर हो जाती हूँ। पल्लवी ने मुंह लटकाकर कहा। राघव, चलो ये तो अच्छी बात है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। पल्लवी, मुझे भी। कार्तिक, क्या बात है, और मुझसे मिलकर नहीं हुई। राघव, अरे तुझसे मिलकर तो और भी हुई। सब हंसते हैं। तभी वेटर चाय लेकर आता है। सब चाय पीकर चलने को होते हैं। राघव होटल जाने को उठता है कि विनोद जी कहते हैं, बेटा तुम भी चलो हमारे साथ, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई बेटा, तुम्हारी वजह से ही मैंने अपने दोस्त मनीष को फिर से पा लिया, हम तुम्हारे आभारी हैं बेटा। राघव, अरे अंकल ऐसा कहकर शर्मिंदा मत कीजिए, ये तो फर्ज है मेरा, और फिर मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूँ ना। विनोद जी, बेटे जैसे नहीं बेटे ही हो, अब घर चलो हमारे साथ, मीना भी बहुत खुश होगी तुमसे मिलकर। राघव जी जरूर, क्यों नहीं। फिर सब साथ में ही विनोद जी के घर के लिए निकल जाते हैं। जब सब घर पहुंचते हैं तो मीनाक्षी जी उन्हें देखकर बहुत खुश होती हैं। मीनाक्षी जी, अरे आ गए आप लोग, इतनी देर क्यों लगा दी, थोड़ी देर फोन किया कि बस पहुंच गए, और फिर भी इतना देर कर दिया। विनोद जी, अरे वो हम लोग केसरी ढाबे पर रुक गए थे चाय पीने के लिए, कार्तिक को बहुत पसंद है ना, वहीं हमें राघव भी मिल गया। राघव, इनसे मिलो, ये मेरी बीबी मीनाक्षी, और मीनाक्षी ये राघव बेटा है, इसी की वजह से आज हम दोनों दोस्त फिर से एक हो गए। राघव ने आगे बढ़कर मीनाक्षी जी के पैर छू लिए। मीनाक्षी, अरे अरे जीते रहो बेटा, ईश्वर तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे। फिर वो कार्तिक को गले लगाकर उसका माथा चूमती है। विनोद जी, और ये पल्लवी कार्तिक की छोटी बहन। पल्लवी भी झुककर उनके पैर छूती है। मीनाक्षी जी उसे प्यार से गले लगा लेती हैं। चलिए आप लोग नहा धोकर आइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। पल्लवी, तुम महक के रूम में चली जाओ, और कार्तिक तुम भी अपने रूम में जाओ और तैयार होकर आ जाओ, मैंने तुम सबकी पसंद का नाश्ता बनाया है। पल्लवी, आंटी जी भाभी का कमरा किधर है। मीनाक्षी जी,
चलो मैं लेकर चलती हूँ। पल्लवी, जी आंटी। मीनाक्षी जी ऊपर महक के कमरे में पल्लवी को लेकर जाती हैं। उनके पीछे कार्तिक भी राघव के साथ ऊपर आता है। दोनों कार्तिक के कमरे में चले जाते हैं। मीनाक्षी, ये रहा महक का कमरा, तुम जब तक हो तब तक यहीं रहना। पल्लवी, थैंक यू सो मच आंटी जी, इसी बहाने मैं अपनी भाभी को महसूस भी कर लूँगी। कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा अभी मुझे अपनी भाभी से मिलने के लिए। पल्लवी ने मुंह लटकाकर कहा। मीनाक्षी जी, हाँ क्या करें, पर कोई बात नहीं, वीडियो कॉल पर बात कर लेना तुम महक से। पल्लवी, हाँ बिल्कुल। मीनाक्षी जी, ये रहा बॉस रूम, तुम नहा धोकर नीचे आ जाओ और तुम्हें क्या खाना है बता दो, मैं बना दूंगी। पल्लवी, अरे नहीं आंटी, आपने जो बनाया है वही खा लूंगी, मेरे साथ सब चलता है, आप चलिए मैं आती हूँ। मीनाक्षी जी, ठीक है बेटा। फिर वो उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए नीचे आ जाती हैं। आधे घंटे के बाद पल्लवी नीचे आती है। तब तक सब डाइनिंग टेबल पर आ चुके होते हैं। वाइट और बेबी पिंक पटियाला सलवार सूट में उसका गोरा रंग और भी खिल रहा था। पतली सी आईलाइनर, हल्की गुलाबी लिपस्टिक में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सबने उसकी तरफ देखा तो सबकी नज़र ठहर गई। राघव तो बस एकटक उसे ही देखे जा रहा था। मीनाक्षी जी ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया, फिर उसके कान के पीछे अपनी आंखों से काजल लगाते हुए बोली, हाय, नजर ना लगे किसी की, कितनी प्यारी लग रही हो। पल्लवी शर्मा जाती है। कार्तिक, अरे वाह छुटकी, तू सूट कब से पहनने लगी। पल्लवी बनावटी गुस्से से, क्यों, मैं क्या नहीं पहन सकती। कार्तिक, अरे बिल्कुल पहन सकती हो, पर आज पहली बार देख रहा हूँ, तू संस्कारी कब से हो गई। पल्लवी गुस्से से, शुरू हो गए आप, मुझे तंग किए बिना आपका खाना हजम नहीं होता क्या। कार्तिक, अरे नहीं देवी जी, माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, बालक नादान है। सब उनकी बातों पर हंस रहे थे। पल्लवी, रुको, भाभी से फ़ोन करके कहती हूँ कि वो किसी लड़के से शादी करे, बालक से नहीं। फिर वो झूठ मूठ का फ़ोन घुमाने की एक्टिंग करती है। कार्तिक, अरे नहीं नहीं बहना, माफ़ कर दे, मेरी शादी मत रुकवा। सुनकर पल्लवी के साथ सब हंसने लगते हैं। पल्लवी, ओके ओके, पर दोबारा तंग किया ना तो सीधे भाभी से शिकायत करूँगी, समझिए आप। कार्तिक, हाँ मेरी माँ, समझ गया, वैसे बड़ी प्यारी लग रही है, क्या बात है। पल्लवी, अपनी भाभी की ननद हूँ, प्यारी तो लगूंगी ही ना। कार्तिक, अच्छा जी, बड़ी तरफदारी हो रही है भाभी की, मैं भी तो अच्छा हूँ। पल्लवी, आप और अच्छे, भाई सूट नहीं करता ये वाला झूठ आप पर। कार्तिक, रुक बताता हूँ। फिर वो पल्लवी की तरफ बढ़ता है। पल्लवी उठकर भागती है वहाँ से। सब हंस हंस कर लोटपोट होते रहते हैं। भागते भागते पल्लवी मीनाक्षी जी के पीछे छिप जाती है। पल्लवी, आंटी जी मुझे बचाओ, आपका दामाद पागल हो गया है। कार्तिक, अच्छा जी रुक बताता हूँ। मीनाक्षी जी, अरे अरे बस चलो, तुम दोनों बैठकर नाश्ता करो। पल्लवी कार्तिक को चिढ़ाते हुए बैठ जाती है। कार्तिक बहुत खुश होता है पल्लवी को देखकर। जब से उदास देख रहा था उसे, तब से उसका मन नहीं लग रहा था। अब उसे हंसते देखकर उसे सुकून मिला। सब नाश्ता करते हैं। पल्लवी सबसे नजरें बचाकर राघव की तरफ देखती है और उसे अपनी तरफ देखता पाकर झट से पलकें झुका लेती है। शर्म से उसके गोरे गालों में लालिमा छा गई थी। इधर राघव की नजरें भी जब पल्लवी से टकराती हैं तो वो भी जल्दी से नजरें झुका लेता है। दोनों को ही नहीं पता था कि एक ऐसा एहसास है। नाश्ता करने के बाद राघव, अच्छा अंकल आंटी जी, अब मैं चलता हूँ। विनोद जी, बेटा यहीं रुकते ना जब तक इस शहर में हो। राघव, नहीं अंकल जी, मैंने एक गेस्ट हाउस में कमरा बुक किया है, वहीं रह लूँगा। विनोद जी, अरे नहीं बेटा, ये कैसी बात हुई, ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है, यहीं रुको ना प्लीज। मीनाक्षी जी, हाँ बेटा ठीक ही तो कह रहे हैं, यहीं रह जाओ, जब तक हो हमें भी खुशी होगी। राघव, अरे नहीं आंटी जी, आप लोग तकलीफ क्यों उठाएंगे। विनोद जी, तकलीफ कैसी बेटा, तुम तो बेटे हो हमारे। कार्तिक, रुक जाना यार, अंकल आंटी जी को खुशी होगी। राघव, हम, ओके मैं बैग लेकर आता हूँ, फिर अपना गेस्ट हाउस से। कार्तिक, चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। राघव, हाँ चल। राघव एक बार चोरी से पल्लवी की तरफ देखता है। दोनों की आंखें चार होती हैं। राघव झट से मुड़कर बाहर चला जाता है। पल्लवी का दिल तेजी से धड़क जाता है। विनोद जी अपनी शॉप पर चले जाते हैं। मीनाक्षी जी भी घर के कामों में व्यस्त हो जाती हैं।
पल्लवी अकेले बोर होने लगती है तो वो मीनाक्षी जी के पास आती है। पल्लवी, आंटी मैं भी हेल्प कराऊं आपकी, आप अकेले क्यों कर रही हो सब, थक जाओगी। मीनाक्षी जी, अरे नहीं बेटा मैं नहीं थकती, ये सब काम तो मुझे खुशी देते हैं, अपने पति और बच्चों के लिए काम करके मैं कभी नहीं थकती। पल्लवी, ऐसा क्यों आंटी जी। मीनाक्षी जी, क्योंकि बेटा हम जिससे प्यार करते हैं उनके लिए हमें सब कुछ करना अच्छा लगता है, हमें खुशी होती है उनके लिए ये सब करके, उनकी पसंद की चीज़ें करके। पल्लवी, ये बात है। अच्छा आंटी, प्यार कैसे होता है और जब होता है तो कैसा महसूस होता है। मीनाक्षी जी, प्यार बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है बेटा। जब हमें किसी से प्यार हो जाता है ना, तो हमारा दिल चाहता है कि वो हमेशा हमारी आंखों के सामने रहे। उसे दुखी देखकर हमें दुख भी होता है, उसकी खुशी से हमें खुशी मिलती है। हम हर वो चीज़ करते हैं जिससे उसे खुशी मिले। प्यार को शब्दों में परिभाषित करना कठिन है। ये एहसास इतना सुखद होता है कि दुख में भी इसका साथ पाकर हमें खुशी मिलती है। उसके साथ रहकर हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। उसे एक पल भी ना देखें तो दिल बेचैन होने लगता है। ऐसा होता है जब हमें किसी से प्यार हो जाता है। उनकी बातें सुनकर पल्लवी मन ही मन सोचने लगी कि उसे भी तो सेम यही एहसास होता है, वो भी तो यही सब महसूस करती है, तो क्या उसे भी प्यार हो गया है राघव से। नहीं नहीं, मुझे कैसे प्यार हो जाएगा, मिली ही कितना हूँ। वो अपने मन को समझा रही थी और मन उसे ऐसे खोया देखकर मीनाक्षी जी बोली, क्या हुआ बेटा, किस सोच में पड़ गई। पल्लवी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मीनाक्षी जी ने उसके कंधे को पकड़कर धीरे से हिलाया। पल्लवी हड़बड़ाकर बोली, हाँ आंटी, क्या कहा आपने। मीनाक्षी जी, मैं पूछ रही थी किस सोच में पड़ गई, सब ठीक है ना। पल्लवी, नहीं, हाँ हाँ आंटी सब ठीक है, बस ऐसे ही। मीनाक्षी जी, अच्छा ठीक है, वैसे आज प्यार के बारे में क्यों पूछ रही हो, कहीं तुम्हें भी तो किसी से प्यार नहीं हो गया। पल्लवी, अरे नहीं आंटी, मुझे कैसे प्यार होगा, प्यार होने के लिए तो कितने सालों तक साथ रहना पड़ता है ना, तब ना प्यार होता है। मैं तो कभी किसी के साथ रही ही नहीं, बस घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, मुझे कैसे प्यार होगा। पल्लवी ने अपनी झेप छुपाते हुए कहा। मीनाक्षी जी, किसने कहा तुमसे कि प्यार होने के लिए कई सालों तक साथ रहना जरूरी है। बेटा प्यार वो एहसास है जो पल में भी हो जाता है किसी से। लोग जिंदगी भर साथ रहकर भी एक दूसरे से प्यार नहीं कर पाते और कुछ लोग पहली बार में मिलकर ही इस एहसास को महसूस कर लेते हैं। प्यार किसी से भी हो सकता है, कभी भी कहीं भी, इसके लिए हजार मुलाकातों की जरूरत नहीं, ये तो सिर्फ एक बार आंखें मिलने से भी हो जाता है। पल्लवी, क्या सच में ऐसा होता है आंटी। मीनाक्षी जी, हाँ बेटा बिल्कुल होता है, यही तो इस प्यार की खूबी है, बहुत अनमोल होता है ये एहसास। प्यार के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हर किसी को किसी न किसी से अपनी जिंदगी में एक बार प्यार जरूर होता है। कुछ लोग उसे खो देते हैं तो कुछ लोग जीवन भर के लिए हाथ थाम लेते हैं। बहुत अनमोल होती है ये मोहब्बत, इस दुनिया की हर कीमती चीज से भी कीमती। उनकी बातें सुनकर पल्लवी फिर से सोच में गुम हो गई। मीनाक्षी जी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा, फिर दोनों गालों को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और बोली, बेटा मैं जानती हूँ तुम्हें भी प्यार हो गया है, तुम्हारी आंखों में मुझे साफ नजर आ रहा है, पर इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, ये तो खुशी की बात है। अभी तुम समझ नहीं पा रही, धीरे धीरे एहसास हो जाएगा। और मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तुम बिना संकोच मुझसे अपने दिल की बात शेयर कर सकती हो। पल्लवी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और मीनाक्षी जी के गले लग गई। पल्लवी, पता नहीं आंटी क्यों, पर राघव को देखकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और जब उसे ना देखूं तो उदास हो जाती हूँ। आपने जो भी बताया मुझे सब महसूस होता है, मैं समझ नहीं पा रही क्यों और कैसे, कहाँ वो सीबीआई ऑफिसर और कहाँ मैं कॉलेज गोइंग गर्ल, मुझे उससे प्यार कैसे हो सकता है। मीनाक्षी जी, क्यों नहीं हो सकता बेटा, प्यार किसी की योग्यता और सूरत से नहीं होता, प्यार तो एक सच्चे दिल वाले इंसान से होता है। खैर अभी तुम बस इसे महसूस करो, मैं हमेशा साथ हूँ तुम्हारे, और ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, बहुत प्यारी लगती हो। ये कहकर मीनाक्षी जी ने उसके माथे पर हल्के से चुंबन किया। पल्लवी मुस्कुराते हुए उनकी गोद में सिमट गई। दोपहर को कार्तिक अकेले ही आया, उसके साथ एक बैग भी था, शायद वो राघव का था। मीनाक्षी, आ गए बेटा, आप अकेले क्यों, राघव कहाँ है। आंटी, वो उसे जरूरी काम था, वो उधर से ही चला गया, रात तक आएगा, इसीलिए उसका बैग मैं ले आया।
कार्तिक ने सोफे पर बैठते हुए कहा। मीनाक्षी जी, अच्छा बेटा कोई बात नहीं, मैं पानी लेकर आती हूँ। पल्लवी, आंटी आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ, कहकर पल्लवी जल्दी से किचन में चली गई। फिर 2 गिलास पानी और कुछ कुकीज लेकर आई। कार्तिक, क्या बात है, ये मेरी ही बहन है ना, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। पल्लवी, तो जाकर अपनी आंखों का इलाज करवाओ और ये पानी पी लो। कार्तिक, आंखें तो मेरी बिल्कुल ठीक हैं, पर आजकल हमारी बहना कुछ ठीक नहीं लग रही, बड़ी बदली बदली सी लग रही है। ऐसा क्या हो गया है भाई? पल्लवी, बदली कहाँ हूँ, मैं तो अब भी वैसी ही हूँ, आप कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रहे, चुपचाप पानी पियो। कार्तिक, आह मिर्ची लग गई, तीखा तीखा। पल्लवी परेशान होकर बोली, कहाँ से मिर्ची लग गई, यहाँ तो कोई मिर्ची नहीं। कार्तिक, है ना, मेरे ठीक सामने बैठी है, इतना तीखा बोलेगी तो मिर्ची तो लगेगी ही। पल्लवी बनावटी गुस्से से, मारूंगी बहुत आपको। सब हंसने लगते हैं। मीनाक्षी जी, तुम दोनों बैठो, मैं किचन में जाती हूँ, तुम्हारे अंकल के लिए टिफिन पैक करना है, थोड़ी देर में बंसी आ जाएगा ले जाने के लिए। कार्तिक, अरे आंटी आप मुझे दे दो, मैं लेकर चला जाता हूँ आज, और मेरे लिए भी उसी में पैक कर देना, मैं भी वहीं खा लूँगा। मीनाक्षी जी, अच्छा ठीक है, मैं अभी आई। मीनाक्षी जी किचन में चली जाती हैं और उनके पीछे पल्लवी भी। कार्तिक भी राघव का बैग लेकर अपने रूम में चला जाता है, फिर फ्रेश होकर नीचे आता है। तब तक मीनाक्षी जी टिफिन पैक कर चुकी होती हैं। मीनाक्षी जी, अच्छा बेटा, तुमसे एक बात पूछनी थी। कार्तिक, हाँ आंटी बोलिए ना। मीनाक्षी जी, पहले तो ये आंटी कहना बंद करो। कार्तिक झेंपते हुए, सॉरी माँ, कहिए क्या पूछ रही थी। मीनाक्षी जी, मैं ये पूछ रही थी कि राघव को खाने में क्या पसंद है, डिनर में बना लूँगी। कार्तिक, साउथ इंडियन वेज खाने बहुत पसंद हैं और गाजर का हलवा भी, आपको जो ठीक लगे बना लेना। मीनाक्षी जी, ठीक है बेटा, संभल कर जाना। कार्तिक, हाँ माँ, बाय, टेक केयर। टेक केयर पल्लो, बाय। पल्लवी, बाय भाई, सी यू। कार्तिक टिफिन लेकर चला जाता है। मीनाक्षी जी, चलो बेटा, आज साउथ इंडियन डिशेज बनाते हैं। पल्लवी झेंपते हुए, आंटी अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो सारा खाना मैं बनाऊं क्या। मीनाक्षी जी, हाँ पर तुम्हें बनाना आता है। पल्लवी, नहीं, आप हो ना, आप बताती जाना, मैं बना लूँगी सब, क्योंकि कुछ भी सीखने में मैं बहुत फास्ट हूँ। पल्लवी ने मुस्कुराते हुए कहा। मीनाक्षी जी, ओके फिर चलो, अभी से तैयारी करते हैं। मीनाक्षी जी ने पल्लवी को सारी रेसिपी कैसे बनाते हैं बताई और उनके कहे अनुसार पल्लवी ने मसाला डोसा, इडली सांभर, नारियल की चटनी, अप्पम, रसम, सांभर बड़ा, उपमा, करी पत्ते की चटनी, पायसम, दही के चावल और गाजर का हलवा बनाया। ये सब बनाने में उन्हें कई घंटे लग गए। पल्लवी ने सब पहली बार बनाया था तो और भी देर हो गई, ऊपर से कोई चीज़ नहीं होती तो मीनाक्षी जी खुद ही पास की दुकानों से जाकर सब ले आईं। सब करते धरते रात के 8 बज गए। पल्लवी ने सारी डिशेस को सर्विंग बाउल में रखकर डाइनिंग टेबल पर सजाया। तब तक कार्तिक और विनोद जी भी आ गए। मीनाक्षी जी दोनों के लिए पानी लेकर आईं। मीनाक्षी जी राघव के बारे में पूछने जा ही रही थीं कि वो भी आ गया। तब तक राघव सूंघकर रोमांचित होते हुए, अरे वाह, आज साउथ इंडियन डिशेस की खुशबू कहाँ से आ रही है। मीनाक्षी जी, यहीं से आ रही है बेटा, आज सब तुम्हारी पसंद का बना है, आप लोग जल्दी से हाथ मुंह धोकर आइए, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। थोड़ी देर में सब डाइनिंग टेबल पर आ गए। मीनाक्षी जी और पल्लवी ने सबके लिए प्लेट लगाकर खाना सर्व किया। पल्लवी की निगाहें राघव पर ही थीं। वो मन ही मन प्रे कर रही थी कि खाना अच्छा बना हो। सबने पहला निवाला मुंह में डाला और पल्लवी सांस रोककर उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगी। राघव, आपके हाथों में जादू है आंटी, इतना टेस्टी बना है खाना कि मैं बता नहीं सकता, सच में बहुत 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 स्वादिष्ट है। कार्तिक, हाँ माँ, सच में गजब बनाती हो आप, सारी डिशेज एक से बढ़कर एक हैं। विनोद जी, हाँ मीनाक्षी, तुम्हारी तारीफ में अब क्या कहूँ, बहुत स्वादिष्ट है। सब बारी बारी से बोलते चले गए। ये देख मीनाक्षी जी जल्दी से बोली, अरे एक मिनट, मेरी बात तो सुन लीजिए, ये सब मैंने नहीं बनाया, ये सारा खाना आज पल्लवी ने बनाया है। कार्तिक आश्चर्य से बोला, क्या बात है, तू सच में मेरी पल्लो ही है ना, चाय तक तो बनती नहीं और आज इतना सारा खाना, वो भी इतना टेस्टी। भाई मान गए, हमारी बहन तो मल्टी टैलेंटेड है। पल्लवी, मुझे मीनाक्षी आंटी ने सब सिखाया और ज़्यादा सोचो मत। ओके, मुझे सब आता है और आपको तो पता ही है भाई कि मैं फास्ट लर्नर हूँ।
पल्लवी ने मुस्कुराते हुए कहा, कार्तिक, नमन है आपको देवी, आज हम धन्य हो गए, इतना स्वादिष्ट खाना खाकर, वो भी आपके हाथों का। मैं भी इन सब की फोटोज लेकर माँ को भेजकर बताता हूँ। कार्तिक फोटोज लेने लगा। पल्लवी की नजरें अब राघव की तरफ उठी, मानो आंखों ही आंखों में पूछ रही हो, कैसा। और राघव ने भी अपनी पलकें झुकाकर सहमति दे दी कि खाना स्वादिष्ट बना है। ये देख पल्लवी ब्लश करने लगी। मीनाक्षी जी भी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। उन्हें पहले ही समझ आ गया कि राघव के दिल में भी कुछ कुछ एहसास हैं पल्लवी को लेकर, और उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दोनों जीवन भर के लिए एक दूसरे के हमसफर हो जाएं। सबकी नज़र बचाकर उन्होंने पल्लवी और राघव की बलाएं ले लीं, पर उन्हें ऐसा करते विनोद जी ने देख लिया और इशारों में ही पूछा, क्या बात है। मीनाक्षी जी इशारे में ही उन्हें चुप रहने को कहा और मुस्कुराने लगी। विनोद जी ने कंधे उचका दिए। हंसी ठिठोली के बीच सबने डिनर किया। उसके बाद थोड़ी देर बात करने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। पल्लवी भी महक के कमरे में चली गई। तभी मीनाक्षी जी को याद आया कि गाजर का हलवा अभी नहीं खाया सबने। उन्होंने ठंडा होने के लिए उसे फ्रिज में रख दिया था और बातों बातों में देना भूल गई। फिर वो किचन में गई और सबके लिए गाजर का हलवा ले आईं। सब अपने अपने कमरों में थे तो उन्होंने सबको उनके कमरे में ही देकर आने का सोचा। विनोद जी को देकर वो ऊपर गईं और कार्तिक के रूम का दरवाजा खटखटाया। कार्तिक ने दरवाजा खोला। कार्तिक, क्या हुआ माँ? मीनाक्षी जी, बेटा गाजर का हलवा भी बनाया था, ठंडा होने को रखा था पर देना भूल गई, इसीलिए यहीं लेकर आ गई तुम दोनों के लिए, तुम और राघव खा लो। कार्तिक, माँ, राघव तो छत पर गया है, उसका मन नहीं लग रहा था और मैं महक से बात कर रहा था तो वो ऊपर चला गया खुली हवा में टहलने। आप दीजिए, मैं देकर आता हूँ उसे। मीनाक्षी जी, अरे नहीं बेटा, मैं दे आऊँगी, तुम लोग बात करो और ये खा लेना। ओके। कार्तिक, ओके माँ, गुड नाइट, लव यू। मीनाक्षी जी, लव यू बेटा, गुड नाइट। फिर मीनाक्षी जी कमरे से बाहर आ गईं। कार्तिक ने दरवाजा बंद कर लिया। मीनाक्षी जी राघव को देने के लिए ऊपर जा ही रही थीं कि कुछ सोचकर रुक गईं और महक के कमरे में चली गईं। पल्लवी ने दरवाजा खोला और बोली, क्या हुआ आंटी? मीनाक्षी जी, बेटा ये गाजर का हलवा भूल गए थे हम, तुम जाकर राघव को दे दोगी क्या? वो ऊपर छत पर है। पल्लवी, क्या मैं कैसे आंटी? पल्लवी ने संकोच से कहा। मीनाक्षी जी, घबराओ नहीं बेटा, आखिर एक दूसरे को जानने के लिए बात करना तो जरूरी है ना, और तुम्हें अच्छा भी लगेगा राघव के साथ टाइम स्पेंड करके। मीनाक्षी जी की बात सुनकर पल्लवी ने सकुचाते हुए हाँ कह दी। अपने कपड़ों और बालों को ठीक कर वो हलवा लेकर ऊपर जाने लगी। मीनाक्षी जी ने मुस्कुराते हुए ऑल द बेस्ट कहा। फिर वो नीचे अपने रूम में चली गई। पल्लवी ऊपर पहुंची। आसमान में आधा चांद चमक रहा था और 7 अनगिनत तारे उस रात की खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। ठंडी ठंडी हवा मन में एक अजीब सा रोमांच भर रही थी। राघव एक कोने पर खड़ा छत को निहार रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई आया है। वो पीछे मुड़ा तो देखा कि पल्लवी खड़ी थी। चांद की रोशनी में वो और भी खूबसूरत लग रही थी। राघव, अरे पल्लवी, तुम यहाँ? पल्लवी, आंटी ने ये गाजर का हलवा आपको देने के लिए कहा था, वही लाई हूँ, खा लीजिए। ये कहकर पल्लवी ने प्लेट राघव को पकड़ाई। तभी राघव का मोबाइल बजा। उसने फोन उठाकर कान से लगाया। थोड़ी देर हाँ हूँ में बात की, फिर रुको, मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ वहाँ, कहकर फोन काट दिया। राघव, पल्लवी, मुझे अभी निकलना होगा, बहुत जरूरी काम है, मुझे तुरंत जाना होगा। इतना कहकर वो तेजी से मुड़ा और कुछ कदम चलने के बाद रुका। वापस पल्लवी के पास आया और थोड़ा सा हलवा खाकर बोला, मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी आऊँगा। और पल्लवी के सर पर हाथ फेर कर लंबे लंबे डग भरता वहाँ से तेजी से निकल गया। फिर पल्लवी ने कुछ सोचकर छत की बाउंड्री पर आई और वहाँ से नीचे देखने लगी। थोड़ी देर में राघव निकला। फिर उसे लगा कि पल्लवी उसे देख रही है और उसने मुड़कर छत पर देखा और मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर बाय बोला और चला गया। पल्लवी ने भी हाथ हिलाया पर मुस्कुरा ना सकी। उसके दिल में एक हुक सी उठी, न जाने क्यों, पर उसे राघव का ऐसे बाय बोलना ठीक नहीं लग रहा था। वह उदास मन से नीचे अपने कमरे में आ गई। उसके हाथ में अभी भी प्लेट थी। फिर उसने पता नहीं क्या सोच राघव का झूठा गाजर का हलवा खा लिया। फिर उसने अपने फोन में से राघव की फोटो निकाली और एकटक उसे देखने लगी। ये फोटो उसने चुपके से ली थी जब राघव उसके घर पर था। वो थोड़ी देर उसे निहारती रही, फिर उसकी आंखें भर आईं। वो समझ नहीं पा रही थी
कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ, क्यों वो इतनी बेचैन है, जैसे कुछ होने वाला है बहुत बुरा। वो ना चाहते हुए भी सिसक सिसक कर रोने लगी। मीनाक्षी जी ने राघव को जाते हुए देखा था तो उससे पूछा कि इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। तो उसने बताया कि केस के सिलसिले में, फिर तेजी से चला गया था। मीनाक्षी जी कुछ सोचकर ऊपर आई। महक के कमरे में दरवाजा खुला था तो वो सीधे अंदर चली गईं। उन्होंने जाकर देखा कि पल्लवी जमीन पर बैठी बेड से सिर टिकाकर सिसक रही थी। वो घबराकर जल्दी से उसके पास गईं और उसे सहारा देते हुए उठाकर बेड पर बिठाया और बोली, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? राघव ने कुछ कहा क्या? पल्लवी सिसकते हुए, नहीं आंटी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर मेरा दिल जाने क्यों घबरा रहा है। मुझे भी नहीं पता कि मैं क्यों रो रही हूँ, बस रोना आ रहा है बहुत। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कहते हुए पल्लवी रोते हुए मीनाक्षी जी से लिपट गई। मीनाक्षी जी, कुछ नहीं होगा बेटा, सब ठीक है, तुम परेशान मत हो, राघव काम से गया है, आ जाएगा। पल्लवी सुबकते हुए, हाँ पर मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आंटी, मैं क्या करूँ? ये कहकर पल्लवी फिर से रोने लगी। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई थीं और हिचकी बंध गई। मीनाक्षी जी ने जल्दी से उसे पानी पिलाया और बोली, बेटा घबराओ मत, कुछ बुरा नहीं होगा, सब अच्छा होगा, आप आराम से सो जाओ, आपको बेहतर महसूस होगा। पल्लवी बही उनकी गोद में सर रख कर लेट गई। मीनाक्षी जी प्यार से उसका बाल सहलाने लगी। अधिक रोने से उसकी आंखें बोझिल हो गई थीं। थोड़ी देर में वो सो गई। जब मीनाक्षी जी को लगा कि पल्लवी गहरी नींद में सो गई तो वो उठी और उसे कंबल उड़ाकर दरवाजा लगाकर नीचे जाने लगी। तभी कार्तिक आया। कार्तिक, माँ ये राघव कहाँ गया? छत पर भी नहीं है, आपको पता है क्या? इतनी देर तक नहीं आया तो मैं खुद ही उसे बुलाने के लिए आ गया, पर वो कहीं नजर नहीं आ रहा। मीनाक्षी जी, हाँ बेटा, वो कुछ काम से बाहर गया है, बोला सुबह तक आ जाएगा, तुम परेशान मत हो, उसका काम ही ऐसा है, तुम भी जाकर सो जाओ। कार्तिक, अच्छा माँ, एक बार पल्लो को देखकर जाता हूँ सोने। मीनाक्षी जी, वो सो गई है बेटा, मैं उसी के पास से आ रही हूँ, तुम जाकर सो जाओ। कार्तिक, ठीक है माँ, आप भी जाकर सो जाइए, गुड नाइट। ये कहकर कार्तिक अपने रूम में चला जाता है। मीनाक्षी जी भी अपने कमरे में आ जाती हैं। विनोद जी गहरी नींद में खर्राटे भर रहे होते हैं। मीनाक्षी जी एक नज़र प्यार से उन्हें देखती हैं, फिर लाइट ऑफ करके सो जाती हैं। सुबह फिर सबका वही रूटीन शुरू हो जाता है। मीनाक्षी जी किचन के कामों में लग जाती हैं। विनोद जी और कार्तिक मॉर्निंग वॉक पर गए होते हैं। पल्लवी अभी सो रही होती है। मीनाक्षी जी ने उसे सोने दिया जिससे नींद भर सोए, ताकि उसका मन शांत रहे। 1-1.5 घंटे में विनोद जी और कार्तिक भी आ जाते हैं। मीनाक्षी जी दोनों को चाय देती हैं। कार्तिक, माँ राघव आया नहीं क्या अभी? मीनाक्षी जी, नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं आया, तुम जरा फोन लगाकर पूछो तो, कहाँ है, कब तक आएगा? कार्तिक, जी माँ, मैं अभी पूछता हूँ। ये कहकर कार्तिक फोन लगाता है, पर फोन आउट ऑफ रीच बताता है। कार्तिक, माँ फोन नहीं लग रहा उसका। तीनों परेशान हो जाते हैं। तभी पल्लवी भी आ जाती है। मीनाक्षी जी, अरे बेटा उठ गई तुम, आओ मैं चाय लेकर आती हूँ। पल्लवी, नहीं आंटी, मुझे मंदिर जाने का मन कर रहा है, आप चल सकती हो क्या? मीनाक्षी जी, हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम बैठो, मैं अभी आई। फिर वो विनोद जी और कार्तिक से बोलती हैं कि ब्रेकफास्ट तैयार है, वो लोग नहाकर खा लें। विनोद जी, तुम चिंता मत करो, हम खा लेंगे, तुम जाओ। मीनाक्षी जी मुस्कुराते हुए अपने रूम में जाती हैं और पर्स लेकर बाहर आती हैं। फिर पल्लवी के साथ से मंदिर में चली जाती हैं। उस मंदिर की वहाँ बहुत मान्यता थी। दोनों ने पूजा का सामान लिया और मंदिर में चली गईं। पल्लवी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कार्तिक की बात सुन ली थी कि राघव का फोन नहीं लग रहा है। सिर पर दुपट्टे का पल्लू रखकर वो भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठ गई और राघव की सलामती की प्रार्थना करने लगी। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें उसके गालों पर लुढ़क आईं, जिसे उसने सबसे नजर बचाकर जल्दी से पोंछ लिया। उस वक्त उसके दिल पर क्या गुजर रही थी, ये भोलेनाथ के अलावा कोई नहीं समझ सकता था। उसका दिल फूट फूट कर रोने को कर रहा था, पर वो ऐसे सबके सामने रो भी तो नहीं सकती थी। बस वो प्रार्थना किए जा रही थी भोले से। मीनाक्षी जी ने चलने को कहा तो वो बोली कि मेरा थोड़ी देर यहीं बैठने का मन कर रहा है। मीनाक्षी जी ने सब समझते हुए हाँ बोला। वो भी वहीं बैठ गई। तभी कार्तिक का फोन आया तो वो उसे वहीं छोड़कर धीरे से बाहर आई और बात करने लगी। कार्तिक ने उन्हें जो बताया
उसे सुनकर उनकी आंखों से आंसू बह चले। उन्होंने कार्तिक को कुछ बताया, जिसे सुनकर कार्तिक भी थोड़ा परेशान हो गया। फिर उनसे बोला वो सब संभाल लेगा, और इतना कहकर उसने फोन काट दिया। दोस्तों, कहानी का अंतिम भाग अगली वीडियो में। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।